ठीक है, आज परफेक्शन आई इसका प्लानर का डे 22 हम लोग देखेंगे और डे 22 का संबंध की बात करेंगे। तो ज्योग्राफी से है, ठीक है। डे 1 से लेके डे 18 तक का संबंध की बात करेंगे। हिस्ट्री से था और डे 19 में आपका क्या था, तो रेस्ट था। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक जो है हमारा क्या, भारत का अपवाह तंत्र, नदियां, झील और झरने के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने ये रहा, ठीक है। निम्नलिखित नगरों में, ठीक है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो कहाँ पे बात करेंगे, तो अलकनंदा और भागीरथी क्या होती है, आपस में मिल जाती है, जिससे गंगा का निर्माण होता है। तो कहाँ पे मिलती है, क्या बताएंगे? देवप्रयाग। बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान में रखना है क्या, देव प्रयाग। ठीक है, देव प्रयाग में क्या होते हैं, अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलते हैं, जिससे मतलब क्या होता है, गंगा नदी बन जाती है। ठीक है, ये यहाँ से कुछ प्रश्न है, जरा इसको रिमाइंड कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अलकनंदा भागीरथी देव प्रयाग में मिलकर गंगा नदी कहलाती है। ठीक है, तो अलकनंदा और भागीरथी कहाँ से मिलती है, देव प्रयाग में जब मिलती है तो साथ में क्या बन जाती है, मैदानी भाग में प्रवेश करते गंगा नदी कहला जाती है। धौली और विष्णु गंगा, धौली और विष्णु गंगा का संगम विष्णु प्रयाग कहलाती है। ठीक है, धौली और विष्णु गंगा का जब संगम होता है तो क्या कहलाती है, विष्णु प्रयाग कहलाती है। अलकनंदा और पिंडार का संगम को कर्ण प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? अलकनंदा और पिंडार कर्णप्रयाग। का संगम को क्या कहा जाता है, ध्यान रखें, कर्ण प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, कर्णप्रयाग। ध्यान में रखेंगे। अलकनंदा और महान मंदाकिनी का संगम की बात करेंगे तो रुद्र प्रयाग कहलाती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम क्या कहलाती है, तो रुद्र प्रयाग कहलाती है। ध्यान में रखें, गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, तो गंगा की बात करेंगे तो हरिद्वार के निकट क्या करती है, मैदानी भागों में क्या करती है, प्रवेश करती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, सुनिएगा, अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग में मिलकर गंगा कहलाती है। धौली और विष्णु गंगा का संगम विष्णु प्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम कर्ण प्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्र प्रयाग कहलाती है। ठीक है, अगर यहाँ भागों पर प्रवेश करती है तो ध्यान में रखना है, के निकट मतलब होती है, मैदानी भागों में प्रवेश करती है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, तेल नदी निम्नलिखित नदी में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक की बात करेंगे, तेल नदी है। ठीक है, तेल नदी की सहायक नदी, सॉरी, महानदी की सहायक नदी कौन सी है? तो तेल नदी है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा श्रेणी से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, तो सिहावा श्रेणी से निकलती है और कहां पे जाके गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, महानदी की अन्य सहायक नदी की बात, शिवनाथ, हंसो, हाँ, शिवनाथ है, हसदो है। ठीक है, ध्यान रखें, मांड है, ईव है, केलो है, जोक है। लेकिन आपसे एग्जाम में जोंक और तेल ही पूछा जाता है। ठीक है, कौन से नदी के बारे में ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, तो जोंक और तेल के बारे में पूछा जाता है। ध्यान में रखना, तेल नदी निम्नलिखित नदी में से किसकी सहायक नदी है? महानदी की है। जोंक भी इसी की सहायक नदी है। ठीक है, कहां से निकलती है, तो छत्तीसगढ़ के सिहावा श्रेणी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके महानदी गिर जाती है। ठीक है, हीराकुंड, ठीक है, दो परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुउद्देशीय परियोजना है। हीराकुंड और टिकरवारा बांध इसी नदी पर, ठीक है, बने हुए। ठीक है, तो हीराकुंड तथा टिकरवारा बांध इसी नदी पर प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, महानदी द्रोणी का अपवाह, ठीक है, महानदी किस किस राज्यों में बहती है, तो महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, ओडिशा है। ठीक है, ध्यान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तो दोनों आपस में ही एक राज्य थे पहले। ठीक है, तो 5 राज्यों में आपको देखने को मिलता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, महानदी कहाँ कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, और साथ में बात करेंगे तो झारखंड और उड़ीसा में भी है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखना है। बात करें रंगीत किसकी सहायक नदी है, ठीक है, रंगीत की बात की जाए तो रंगीत तीस्ता की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है रंगीत? तो रंगीत ध्यान में रखना, तीस्ता की सहायक नदी है। यह भी आपको ध्यान में रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। किसकी सहायक नदी है? तीस्ता की सहायक नदी रंगीत है। ठीक है, और तीस्ता किसकी सहायक नदी है, तो क्या बताएंगे? तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो तीस्ता की बात करेंगे ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसका उद्गम सिक्किम राज्य के थे चोलामू झील से होता है। कहां से होता है? चोलामू झील से होता है। ठीक है, तीस्ता का, इसकी सहायक नदी रंगीत है, जो सिक्किम में रंगोत हिमनद से निकलती है। ठीक है, ध्यान में रखना है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। चलिए बात करेंगे, दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? ठीक है, तो दूध गंगा नदी की बात करेंगे, किसमें अवस्थित है, ध्यान में रखेंगे, महाराष्ट्र में है। ठीक है, ध्यान में रखना है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है, तो महाराष्ट्र में अवस्थित है, इसको आपको ध्यान में रखना है। दूध गंगा नदी महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में बहने वाली एक नदी है। ठीक है, महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिले की पश्चिमी घाट से निकलकर कोल्हापुर जिला होते हुए कर्नाटक के बेलगांव जिले में कृष्णा नदी में मिलती है। ठीक है, दूध गंगा नदी महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में बहने वाली एक नदी है।
ठीक है, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की पश्चिमी घाट से निकलकर कोल्हापुर जिला होते कर्नाटक के बेलगांव जिले में, ठीक है, कृष्णा नदी से निकलती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? ठीक है, ध्यान में, कौन सी है? सतलज नदी है। ठीक है, तो निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? तो ध्यान में रखना, सतलज नदी। ठीक है, कौन सी नदी है? तो सतलज नदी है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, जो हिमालय को क्या करती है? तो तीनों श्रेणियों के आर पार क्या करती है? काट देती है। ठीक है, सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? ठीक है, तो ये आपका हिमाचल में भी है और साथ में आप देखो पंजाब में भी है। ठीक है, सतलज नदी हिमालय की तीनों श्रेणी, कौन सा? बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक को क्या करती है? काटती है। ठीक है, और सतलज नदी मानसरोवर के समीप राकस ताल से निकलती है। यह नदी छिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो सतलज नदी की बात करेंगे तो मानसरोवर के समीप राकस ताल से निकलती है। और ध्यान में रखेंगे, यह नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? तो यह नदी छिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। हरिके बैराज तथा भाकर नांगल परियोजना सतलज नदी पे है। ठीक है, अगर मैं बात करूं हरिके बैराज तथा भाकर नांगल परियोजना की बात करूंगा तो किस नदी पे है? तो ध्यान में आपको रखना है, सतलज नदी पे है। ठीक है, किस पे? सतलज नदी पे। ठीक है, बताना भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गहन अवनालिका अपरदन से प्रभावित है? ठीक है, तो कौन सी? चंबल है। ठीक है, ध्यान रखना है, चंबल है। ठीक है, तो भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गहन अवनलिका अपरदन से संबंधित है? तो ध्यान में रखना है, चंबल नदी है। ठीक है, अवनलिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। वर्षा से गहरी हुई अवनलिकाएं, ठीक है, कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती है। ठीक है, जिनसे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। ठीक है, जिस प्रदेश या भूमि के अवनिलिकाएं अथवा बीहर अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खाद भूमि, ठीक है, क्या बोलते हैं? उत्खाद भूमि कहा जाता है। ठीक है, या फिर उत्खाद स्थलाकृति भी कहते हैं। भारत के मालवा पठार के स्थित चंबल नदी का बांध क्षेत्र अवनालिका के अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ही चंबल घाटी गहरे खो एवं खड्डों में, ठीक है, निर्माण हो जाते हैं, जिसको बिहार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो बिहार आप लोग जानते ही है ना, चंबल के डाकू बिहार। ठीक है, तो भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गहन अवनालिका अपरदन से प्रभावित है? तो क्या बताएंगे? चंबल नदी। ठीक है, ध्यान रखें, चंबल प्रमुख नदी की बात करेंगे, राजस्थान की प्रमुख नदी। चंबल के किनारे कौन सा प्रमुख शहर है? बताएंगे, कौन सा प्रमुख शहर है चंबल के किनारे? कोटा है। कोटा। ठीक है, जहां से हमारे सांसद आते हैं। मुझे क्या ना नाम है वहाँ के सांसद के? ठीक है, बिरला जी। कोटा। हाँ, ठीक है, ओम जो बिरला कि जी। लोकसभा स्पीकर भी है। हाँ, स्पीकर भी है लोकसभा, कोटा से ही आता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उपयुक्त नदियों के पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब क्या करना है? सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन हो सकती है? ठीक है, तो इसका आंसर लिया है बी। बी में क्या है? तो सबसे पहले दो कोसी की बात करेंगे, फिर आपकी आएगी गंडक आएगी, फिर आपकी घाघरा आएगी, फिर आपकी गोमती आएगी। ठीक है, ध्यान में रखना था, पूर्व से पश्चिम को क्रम की बात करेंगे क्या है? तो कोसी है, गंडक है, घाघरा है और गोमती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखेंगे। कोसी नदी तिब्बत की गोसाईनाथ धाम से निकलती है तथा काढ़ागोला के पास गंगा से मिलती है। ठीक है, तो कोसी नदी तिब्बत के गोसाईनाथ धाम से निकलती है तथा काढ़ागोला बिहार के पास, मतलब क्या होती है? तिब्बत से मिलती है। ठीक है, गंडक नदी, गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है तथा पटना के सोनपुर में गंगा से मिलती है। ठीक है, तो गंडक नदी की बात करें, नेपाल हिमालय से निकलती है तथा पटना के सोनपुर सोनपुर में गंगा से मिलती है। ठीक है, घाघरा नदी तिब्बत पठार के, ठीक है, माचपा चुंग हिमनद से निकलती है तथा छपरा के पास गंगा से मिलती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो घाघरा नदी कहां से निकलती है? तिब्बत पठार के माचपा चुंग हिमनद से निकलती है तथा छपरा के पास, मतलब क्या होती है? गंगा से मिलती है, भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, गोमती नदी फुलहर झील, ठीक है, पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश से निकलती है तथा गाजीपुर के निकट, मतलब गंगा से मिल जाती है। अगेन आई एम रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा जरा। कोसी नदी तिब्बत के गोसाईनाथ धाम से निकलती है, ठीक है, तथा गाढ़ा कोला बिहार के पास गंगा में मिलती है। हालांकि कोसी तो आपको यहाँ पे मिलता है ना, कुर्सेला कटिहार में मिलता है ना गंगा से। हाँ हाँ, वहीं पे है सर, कारागोला। गाढ़ा गोला वहीं पे है। ठीक है, यस सर। गंडक नदी की बात करें, नेपाल हिमालय से निकले पटना में सोनपुर हाजीपुर में गंगा से मिल जाती है, तो ठीक दिया हुआ है। घाघरा नदी की बात करें, ये भी तिब्बत के पठार, ठीक है, माचपा चुंग हिमनद से निकलती है तथा छपरा बिहार में क्या होती है? ध्यान में रखेंगे, गंगा में मिलती है, तो ठीक दिया हुआ। गोमती नदी फुलहर झील पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश से निकलती है तथा गाजीपुर से पूर्व गंगा में मिल जाती है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सी एक लूनी की सहायक नदी नहीं है? बराक नदी नहीं, क्योंकि बराक तो आपको असम में बहती है ना, बराक नदी आपको असम में बहती है, ठीक है। लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। यह नदी अरावली पर्वत के निकट अन्ना सागर से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रण में जाकर मतलब क्या होती है, मिल जाती है, ठीक है। खारी, सुखरी, जवाई आदि लूनी की सहायक नदी। मेघना की मुख्य बराक धारा बराक नदी का उद्भव मणिपुर की पहाड़ियों से होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है। बनास किसकी सहायक नदी है? तो बनास आपको ध्यान में रखना है, तो बनास आपकी चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए, ठीक है। चलिए विचार करना आपको, ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पे क्या करना है, विचार करना है आपको, ठीक है। पहली बात करेंगे तो लोहित हो गया, फिर दूसरा नंबर पे तीस्ता दिया हुआ, तीसरा पे सुबनसिरी है, चौथा पे शंकोश है। बताना है इनमें से उपयुक्त नदियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध करना है, ठीक है। तो इसको क्रमबद्ध कीजिए। तो क्या लिया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, इसका आंसर ए लिया है, ठीक है। मतलब सबसे पहले कौन सा? तो सबसे पहले तीस्ता लिया पश्चिम में, पश्चिम से पूरब की ओर करना, ध्यान में रखेंगे। फिर मतलब आपको संकोच लिया है, ठीक है। फिर आपका क्या लिया है? सुबनसिरी लिया है। और फिर आपका क्या लिया है? लोहित लिया है, ठीक है। इससे आप ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब बात करते आगे देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के स्थित मानसरोवर के निकट चेमाउंगडुंग नामक हिमानी से हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, ब्रह्मपुत्र नदी का जमुना किस देश में नाम है? तो बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं, ठीक है। जब असम में प्रवेश करती है, तो जैसे ही असम में प्रवेश होती है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम, असम में प्रवेश करते इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है, ठीक है। अरुणाचल में इसको किस नाम से जानते हैं? तो अरुणाचल में इसको दिहांग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और तिब्बत में बात करें तो इसको सांगपो के नाम से जानते हैं। ये महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सुवनसिरी, तीस्ता, तोरसा, लोहित, बराक आदि ब्रह्मपुत्र की उपनदियां हैं। सहायक नदियों का पश्चिम की पूर्व की ओर क्रम की बात करेंगे तो तीस्ता, संकोश, ठीक है, सुवनसिरी और साथ में लोहित है, ठीक है, ध्यान में रखना है। सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है, तो इसका आंसर क्या है? आपका डी है। डी में क्या? तो सबसे पहले झेलम होगा, फिर से आपका चेनाब होगा, फिर आपका रावी होगा, सबसे लास्ट में क्या होगा? तो आपका सतलज होगा, ठीक है। ध्यान रखिए, सिंधु नदी की सहायक नदियों में उत्तर से दक्षिण की ओर अनुक्रम की बात करेंगे तो झेलम, चिनाब, रावी और सतलज है, इसे भी आप ध्यान में रखना है, ठीक है। निम्न में से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन है? ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी की बात करें, मानस, तीस्ता और धनसिरी की बात करेंगे तो क्या है? ये सब के सब ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां मानस, तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, बूढ़ी दिहांग, दिहांग और कपिली है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी जानते हैं। यह भी आप चाहे तो याद कर सकते हैं। चलिए, प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में निम्न कथनों पे आपको विचार करना है, ठीक है। यहाँ की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। यहाँ की प्रमुख नदियां पूरब की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में निम्न कथनों की विचार करें तो दोनों कथन की बात करेंगे, क्या आपका सही है? आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? अभी ठीक है, वो बीच में कट रहा था। सभी लोगों के साथ दिक्कत हो रही थी? चलिए ठीक है, देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुकरण करती है और डेल्टा का भी क्या करती है? निर्माण करती है, ठीक है। ध्यान रखिए, क्या करती है? ये नदियां डेल्टा का भी निर्माण करती है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। उसके बाद पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिमी घाट की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती है और छोटे मार्ग का अनुसरण होती है। ये नदियां इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ठीक है। नर्मदा नदी के संदर्भ में निम्न दिए गए कथनों पर विचार करना है। ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है, और साथ में प्रायद्वीपीय पट भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटी चोटी से है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। इसके उत्तर में विंध्याचल और सतपुरा में, ठीक है, विंध्याचल में, और दक्षिण में क्या है? सतपुरा पर्वत है, ठीक है।
इन दोनों पर्वतों के बीच एक भ्रंश घाटी है जिसे होकर नर्मदा नदी बहती है और यही कारण है कि पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी और दूसरी सबसे बड़ी नदी की बात करेंगे कृष्णा है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी की बात करेंगे तो कौन कौन है, तो ध्यान रखेंगे पश्चिम की ओर बहने वाली वही नदी है जो दोनों क्या करती है। ठीक है, क्या नाम है उसका, पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली तीन प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती और माही। ठीक है, तीनों की तीनों क्या करती, क्या नहीं बनाती है लोग, तीनों की तीनों क्या करती है। ठीक है, तो डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो आपकी डेल्टा नहीं बनाएगी। ठीक है, तो भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली तीन प्रमुख नदी, इसमें नदी नर्मदा, ताप्ती और माही है। ठीक है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुरा पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है। ठीक है, अपवाद क्षेत्र की बात करेंगे 65,145 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होकर ये नदियां अरब सागर में जबार नद मुख का निर्माण करती है। महानदी और कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, कावेरी नदी के संदर्भ में, ठीक है ध्यान में रखेंगे, कावेरी नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, बताना इसका उद्गम सहादरी से गलत है, यह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर प्रभावित होती है। बिल्कुल ठीक है, ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर प्रभावित होती है। और एक और भी है, ठीक है ध्यान रखो, पुडुचेरी। कावेरी नदी जल विवाद की बात करें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और साथ में किनके साथ है, तो साथ में पुडुचेरी के भी साथ है, ये भी चाहो तो आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर, ठीक है, 805 किलोमीटर लंबाई तथा, ठीक है, 87,900 वर्ग किलोमीटर अववाद क्षेत्र में प्रभावित होती है। ठीक है, यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, इसका अपवाद क्षेत्र, ठीक है, 3% केरल में है, कर्नाटक में 41% है। सर्वाधिक अपवाद क्षेत्र की बात करेंगे तो आपको तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन के पठार में प्रवाहित होती है। ठीक है, जहां यह श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, तो श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो कावेरी नदी करती है। कावेरी नदी का सर्वाधिक अपवाद क्षेत्र 50% से ज्यादा तमिलनाडु में है। दूसरे नंबर पे कर्नाटक है। केरल में बहुत कम है, उससे भी कम की बात करेंगे तो आपको पुडुचेरी में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग चलते आगे, चलेंगे तो कौन सा प्रश्न है उस पर भी जरा हम लोग बात करते हैं। कौन सी नदी एस्च्यूरी बनाती है। ठीक है, तो एस्च्यूरी बनाने वाले नदी में बात करेंगे तो केवल यहाँ पे जो नदी का जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें से केवल चौथा नंबर है एस्च्यूरी, जिसको ज्वार नद कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, भारत में नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, ये सब नदी की बात करेंगे, एस्च्यूरी बनाती है। ठीक है, एस्च्यूरी जल की ऐसी अर्ध संलग्न तटीय स्थलाकृति है जहां एक या अधिक नदियां समुद्र में विलीन होती है। ठीक है, एस्चुरी में क्या होता है, जहां पे मतलब ऐसा कोई जगह जहां पे एक से अधिक नदी क्या होती है, समुद्र में विलीन होती है। वैसे नदियों के मुहानों पे ज्वार भाटा नहीं आते हैं। नदियों द्वारा लाए गए तलछट के जमाव के कारण डेल्टा का निर्माण होता है। दूसरी ओर ज्वारीय मुख्य नदियों के मुहाने पर नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबे बहकर समुद्र में चले जाते हैं। इस प्रकार समुद्र तथा नदियों, ठीक है, इस तरह समुद्र तथा नदियों के मिलान, ठीक है, बिंदु को एस्चुरी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी सेंट लॉरेंस नदी है। भारत में नर्मदा एवं ताप्ती एस्चुरी बनाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक, कौन सी नदी, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती की बात करेंगे, एस्चुरी बनाती है। मैं एक सेकंड एक कॉल ले रहा हूँ, रुकिएगा जरा। आवाज नहीं आ रही है। लूनी नदी बनाती है एस्चुरी, आप लोग जानते हैं कंफर्म? कोई बता। नर्मदा ताप्ती तो हम जानते हैं, लूनी का भी कहीं पे जिक्र देखे हैं कहीं। नहीं सर, वो कच्छ में जाके मिल जाती है ना, वो ऐसे नहीं वो भी बनाती है। तो समुद्र में वो भी तो मिल जाती है लूनी ना।
खंबात लूनी भी शामिल है। एसक्यू में तो डेल्टा का निर्माण नहीं होता है ना, डेल्टा का निर्माण। हाँ, डेल्टा का निर्माण जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना कि से समुद्र में, तो जैसे नर्मदा, ताप्ती और लूनी भी पढ़े थे कहीं कि लूनी भी इस मतलब एस्चुरी बनाती है। हाँ, तो कहाँ पे थे हम लोग? 17 नंबर पे ना। हाँ, तो मैं कह रहा था कौन सी नदी भारत में आपका एस्चुरी बनाती है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो क्या बताएंगे? नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदी पूरब की ओर बहेगी कि पश्चिम की ओर बहेगी, ये भी जरा बता दीजिए आप हमें। पश्चिम की पूर्व ओर। की पश्चिम की ओर बहेगी। ठीक है, अब जब पश्चिम पश्चिम की ओर जाएगी तो मतलब किस में गिरेगी? बे ऑफ बंगाल में, फिर अरबियन सी में? बंगाल। अरब सागर में। बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरेगा। ठीक है, दूसरी बात, सबसे बड़ी नदी जो एस्चुरी बनाती है विश्व की, उसका नाम क्या है? नर सेंट लॉरेंस और नर्मदा बिल्कुल, भारत सेंट लॉरेंस। ठीक है, ध्यान रखिए, सेंट लॉरेंस। लॉरेंस। ठीक है, चलिए, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलज का नहीं है, रावी का नहीं है, ब्यास का नहीं है, या फिर चिनाब का नहीं? किसका नहीं है? तो क्या बताएंगे? तो सतलज का नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज का नहीं है। ठीक है, सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में कैलाश में मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील में है। यह पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होती है। छिपकिला दर्रे हिमाचल प्रदेश से होकर मतलब क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, ध्यान रखते, कहां से निकलती है ये? काकशताल झील। बिल्कुल, राकसताल झील से निकलती है। ठीक है, ध्यान में रखें। ठीक है, कहां से निकलती है? तो राकसताल झील से आपका निकलती है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? किस देश में इसका उद्गम स्थल है? तिब्बत। बिल्कुल, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो इसका उद्गम स्थल की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल आपको तिब्बत में मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। पूर्ववर्ती अपवाह गंगा ब्रह्मपुत्र है। अध्यारोपित अपवाह की बात चंबल रीवा है। कंकटिकीय अपवाह की बात के अरुण नदी है, या फिर अरिय अपवाह की बात के नर्मदा और सोन नदी है। ठीक है, उपर्युक्त में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? ध्यान में रखेंगे, तो 1 2 3 सारे ही सारे मतलब की बात करेंगे सुमेलित है। ठीक है, पूर्ववर्ती अपवाह की बात करें, गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलज। ठीक है, वृक्षीय अपवाह ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इंग्लिश में डैंड्राफॉल की क्या बोलते हैं उसको यार? डैंड्रोरी की कुछ बोला जाता है। ठीक है, मैं भूल रहा हूँ, मुझे कहने नहीं आ रहा है। ठीक है, वो बनाती है। ठीक है, इसमें कोसी भी शामिल है। ठीक है, झाड़ी नुमा आकृति बनाती है। ठीक है, इसमें गंगा एवं इसकी सहायक नदी, ये पूछता है बीपीएससी में। ठीक है, कंटकीय प्रवाह अपवाह की बात करें, अरुण नदी। ठीक है, कोसी की सहायक नदी ये बनाती है। अध्यारोपित अपवाह की बात करें, चंबल एवं रीवा बनाती है। ठीक है, ध्यान रखिए, ये वृक्षीय अपवाह गंगा की सहायक नदी बनाती है। पूर्ववर्ती अपवाह गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु एवं सतलज बनाती है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत की बराक नदी एक अंतरराष्ट्रीय नदी है। ठीक है, सतलज नदी हिमालय के तीनों श्रेणियों को पार कर जाती है, ये तो ठीक है। सिंधु का, ठीक है, उद्गम पोखर चू ग्लेशियर से है। सुरु एवं द्रास सिंधु नदी की दाईं ओर की सहायक नदी है। तो मेरे को तो डी ही गलत लग रहा है। ठीक है, ठीक है, कौन सा डी गलत है? क्योंकि बराक नदी आपको बांग्लादेश के भी कुछ भाग में प्रवेश कर जाती है। नहीं तो अंतरराष्ट्रीय हो गया ना। ठीक है, सुरु एवं द्रास सिंधु नदी की बाएं हाथ की सहायक नदियां हैं। श्योक एवं नुब्रा इसमें आकर मिलती है। इन सहायक नदियों का उद्गम सियाचिन हिमनद से है। ठीक है,
ध्यान रखें, भारत की बराक नदी जो मणिपुर से निकलकर असम तथा बांग्लादेश के कुछ भागों में अपवाहित होती है, ये एक अंतरराष्ट्रीय नदी है। ठीक है, ध्यान में रखना। बताना है झेलम कहां से, चलिए बताइए कौन सा नदी कहां से निकलती है, बताइए झेलम कहां से निकलेगी? झेलम, अरे कश्मीर में बहती है ना झेलम। बेरगनार झील से निकलेगी। बाराचला से क्या निकलती है? बाराचला से क्या निकलेगी? बिल्कुल ठीक है, तो सॉरी चिनाब निकलेगी। ठीक है, सतलज कहां से निकलेगी? राकसताल। राकसताल से। ठीक है, रावी की बात करेंगे तो रोहतांग दर्रा से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान रखना है। झेलम की बात करेंगे बेरीनाग झील हो जाएगा। ठीक है, बरलाचा दर्रा से चिनाब निकलेगा, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे सतलज की बात करेंगे राकसताल झील से। ठीक है, ध्यान में रखें। ठीक है, रावी की बात करेंगे तो रोहतांग दर्रा से। ठीक है, ध्यान में रखना है। और यहाँ पे बात करना है और क्या? ठीक है, तो नदियां से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। सतलज नदी की, ठीक है, सतलज नदी की आयु हिमालय पर्वत से अधिक है। ठीक है, ध्यान रखें, सतलज नदी की आयु की बात करेंगे तो हिमालय पर्वत से क्या है? अधिक है। ठीक है, नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा 2015 में की गई थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, नमामि गंगे की कार्यक्रम की शुरुआत की बात करेंगे तो केंद्र सरकार के द्वारा कब की गई थी? 2015 में की गई थी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी की बात करेंगे, यमुना है। ठीक है, ये 2015 नहीं होगा, क्या होगा? 2014 को होगा। ठीक है, और ये इनका ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया था गंगा को स्वच्छ करने के लिए? मामा चौधरी को बनाया गया था, अभी चाचा चौधरी को बनाया गया था? चाचा चौधरी। चाचा चौधरी जो थे इनके ब्रांड एम्बेसडर थे। ठीक है, ये चाचा चौधरी कौन है? जीवित आदमी या फिर कार्टून कैरेक्टर है? कार्टून कैरेक्टर है, बहुत सुंदर। ठीक है, ध्यान रखें, नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा 2014 में की गई थी। इसके दो उद्देश्य थे, दो पर्पज से। क्या क्या है? प्रदूषण को प्रभावशाली रूप से कम करना और गंगा का संरक्षण और जीर्णोद्धार करना। ठीक है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी की बात करेंगे तो यमुना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। इस नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमनद से है, जो बंदरपुर शिखर से लगभग 63 से 16 मीटर की पश्चिमी ढाल पर क्या है? स्थित है। अब आते यमुना, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्यास। ठीक है, यमुना की बात करेंगे, इसकी सहायक क्या हो जाएगी? टोन्स और हिंडन। ब्रह्मपुत्र की धनसिरी कंपली, गंगा की घाघरा और गंडक। अब ब्यास के, एम आई नॉट राइट? ब्यास आपको हिमाचल में बैठती है ना, तो हिमाचल में कुल्लू मनाली जाएंगे ना, वाह क्या दृश्य होता है, पार्वती नदी के किनारे कॉफी पीने का अद्भुत दृश्य होता है। ठीक है, तो ये आपको हिमाचल में बहती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आते हैं, यहाँ पे देखेंगे यमुना का टोन्स और हिंडन है, ध्यान में रखना है। हिंडन नदी के किनारे क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ है ना, आलमगीरपुर जी मेरठ में, यही है ना? ठीक है, आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र की बात के धनसरी और कंपली हो जाएगी, गंगा का घाघरा और गंडक हो जाएगी। ठीक है, ध्यान में रखना है। और ब्यास की बात के पार्वती और हरुला नदी। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आते कोसी नदी के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कोसी की बात करेंगे तो एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इस नदी में पश्चिम में शन कोसी तथा पूर्व में तामुर कोसी आकर मिलती है। ठीक है, बिहार के मैदान में कोसी नदी के दो जलधाराओं में, ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, बिहार के मैदान में कोसी नदी को दो जलधाराओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखें, यह महाभारत श्रेणी एवं शिवाली के समानांतर भी बहती है। ठीक है, ध्यान में कौन सा कथन असत्य की बात करें तो ये गलत है। बिहार के मैदान में कोसी नदी जो दो जलधाराओं में विभाजित होती, गलत है, तो शुरू से विभाजित होकर आती है। ठीक है, ध्यान में, कोसी नदी महाभारत श्रेणी में शिवाली के समानांतर बहती हुई दक्षिण की ओर उत्तरी बिहार के मैदान में उतरती है। बिहार के मैदान में कोसी नदी कई जलधाराओं में विभाजित हो जाता है। ठीक है, लगभग 200 वर्ष पूर्व कोसी नदी पूर्णिया नगर के पास बहती थी, परंतु अपना रास्ता बदलने के कारण बिहार पूर्णिया नगर से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में बहती है। मतलब इतना डिस्टेंस चेंज कर लिया। ठीक है, इसीलिए मतलब इसको मार्ग बदलने के लिए कुख्यात नदी मानी जाती है। और इसको कहाँ का शोक कहते हैं? कोसी को शोक कहाँ के कहते हैं? बिहार। ठीक है, बिहार की शोक कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कोसी नदी की, बात करेंगे तो कहां से निकलती है? तो महाभारत श्रेणी में शिवाली के समानांतर भी बहती है, भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, महानदी के संबंध में निम्न कथनों पे आपको विचार करना है। महानदी के संबंध में निम्न कथनों पे आपको विचार करना, विचार कीजिए। ठीक है, महानदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक से हुआ है। इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। जल प्रवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो 1,41,589 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वो आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है, लेकिन मध्य प्रदेश की मैकाल श्रेणी से कौन निकलती है? कौन सा निकलती है? क्या नाम है? नर्मदा निकलती है ना, अमरकंटक से।
ठीक है, यहाँ से नर्मदा निकलती है। शिवनाथ, हसदो, मंड, डूब उत्तर की ओर तथा जोंक तथा तेल दक्षिण की ओर इसमें आके मिलती है, तो ठीक है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा पहाड़ी से, ठीक है, यहां से निकलकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर मतलब क्या होती है, बहती हुई कटक ओडिशा के निकट डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। शिवनाथ, हसदो, मंड और डूब उत्तर की ओर तथा जोंक तथा तेल दक्षिण की ओर आकर इसमें मिलती है। हीराकुंड, ठीक है, टीकरपारा बैराज इसी नदी की प्रमुख बहुउद्देशीय योजना है। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता प्रायद्वीपीय नदियों के संबंध में असत्य है? ये नदियां सामान्यतः नौगम्य होती है, ठीक है, नौगम्य जिसमें हमेशा नौका चल सकता है, ठीक है। ये नदियां धीमी गति से बहती है। ये नदियां मुहाना और डेल्टा दोनों का निर्माण करती है, ठीक है। गोदावरी नदी को छोड़कर इसके बेसिन क्षेत्र होते हैं, इस गोदावरी नदी को छोड़कर इनके बेसिन क्षेत्र छोटे हैं, ठीक है। बताना, ये नदियां मुहाना और डेल्टा का निर्माण करती है, तो ठीक है। ये नदियां धीमी गति से बहती है, हमेशा नौगम्य नहीं होना चाहिए। एक मिनट देख लेता हूँ, ठीक है, क्या आंसर इसका लिया है ए, हाँ वही गलत है, ठीक है। क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियां सामान्यतः नौगम्य नहीं थी, अधिकतर मौसमी नदियां है, ठीक है। ये सदा नीरा नहीं है। सदा नीरा और सदा वाहनी क्या होता है इसका मतलब? जिसमें हमेशा क्या रहे, पानी रहे, ठीक है। तो इसमें हमेशा तो नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, नदियां सामान्यतः नौगम्य नहीं, अधिकतर मौसमी नदियां हैं। प्रायद्वीपीय नदी में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है, ये तो बड़े नदी है, ठीक है, ध्यान रखें। तथा मुहाना की बात करेंगे, नर्मदा, ताप्ती आदि का निर्माण करती है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय नदी में डेल्टा की बात करें, कौन निर्माण बनाए? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की बात करेंगे, डेल्टा बनाती है, ठीक है। कृष्णा गोदावरी का डेल्टा किस लिए फेमस है? किस फसल के उत्पादन के लिए कृष्णा कावेरी डेल्टा फेमस है? जो कि अगर आपने पढ़ा होगा, संगम काल पढ़ा होगा, तो उसमें काफी इसका बार बार नाम आता है। किसके लिए? धान के लिए, बिल्कुल, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं पढ़ा था, इतिहास ही पढ़ा रहा था, वहां पे जितना जगह में एक हाथी बैठता है ना, तो उसमें से लगभग हजारों लोगों की भोजन करवाई जा सकती थी, इतना उपज था यहाँ पे, ठीक है। संगम काल जब पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। अब विजयनगर साम्राज्य में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के लिए ही मतलब लड़ाई पिटाई होती थी ना, क्योंकि काफी उपजाऊ क्षेत्र था ये। अब मुहाना कौन बनाएगी? तो नर्मदा और ताप्ती की बात करेंगे तो क्या बनाती है? तो ये मुहाना बनाती है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं कावेरी नदी का अपवाह बेसिन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। कावेरी नदी का अपवाह बेसिन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान रखना है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, ठीक है, ध्यान रखें। जिसमें से सर्वाधिक भाग इन चारों राज्यों में कावेरी नदी का कहां पे है? तो क्या बताएंगे? तमिलनाडु में कितना %? तमिलनाडु 50 से ऊपर है। 56 है, ठीक है। और तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक में कितना है? 41% है, ठीक है। केरल में कितना था? 3% था, ठीक है। तो बाकी इसमें होगा 0 कुछ %, ठीक है। हालांकि पुडुचेरी में है, क्योंकि कावेरी जल विवाद की बात करेंगे, इन चारों राज्यों के बीच में कावेरी जल विवाद है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं, कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में स्थित ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, पुडुचेरी राज्यों से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है, मतलब मिल जाती है। नर्मदा नदी जल विवाद किन किन राज्यों से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, ठीक है। नर्मदा जल विवाद, ठीक है, ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, ठीक है। अब कुछ मुख्य अंतर्राज्यीय मतलब एक से अधिक राज्य, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? अंतर्राज्यीय बोलेंगे, ठीक है। मतलब दो, मोर देन 2 स्टेट समझिए ना, उसको अंतर्राज्यीय बोलते हैं, अंतर्राज्यीय। जिसमें कावेरी की बात कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु है, पुडुचेरी में। गोदावरी की बात आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, ठीक है। तो गोदावरी जल विवाद की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना है, ठीक है। टिहरी परियोजना की बात करेंगे तो आपको टिहरी जिला भी घोषित कर दिया गया, उत्तराखंड में पड़ेगा। इंदिरा सागर की बात करेंगे, इंदिरा सागर कहाँ पे है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। रिहंद की बात करें, रिहंद राजस्थान होगा, नहीं, रिहंद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये आपको राजस्थान होगा, ठीक है। ध्यान में, आज इतना फोन क्यों आ रहा है मुझे? 1 मिनट रुक जाइए। चलिए ठीक है, तो ध्यान में क्या, टिहरी की बात करेंगे तो कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। रिहंद परियोजना आपका उत्तर प्रदेश में, इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में। बीसलपुर की बात करेंगे कहाँ पे? तो राजस्थान में, ठीक है। आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही है। अब आते हैं, सोन नदी के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें, ठीक है। गंगा में दक्षिण की ओर से आकर मिलने वाली सोन एक महत्वपूर्ण नदी है। ये वर्षा ऋतु में सोन नदी प्राय बाढ़ आ जाती है।
ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कैमूर पर्वत श्रृंखला इसकी धारा को उत्तर पूर्व की ओर मोड़ देती है, ठीक है। गलत कहते हैं, गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली सोन दिया हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका सी जो है गलत है, ठीक है। सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है जो नर्मदा के स्रोत से थोड़ी ही दूरी पे है, ठीक है। यह अमरकंटक पर्वत के छोटे जलप्रपातों के रूप में निकलती है तथा कैमूर पर्वत श्रृंखला में जाकर मिलती है। इसकी धारा को उत्तर पूर्व में मोड़ देती है। तो गलत पूछ रहा था ना, तो इसका आंसर सी लिया है। मतलब ये छोटा नागपुर पठार से निकलती, गलत है। अमरकंटक के पास से ही निकलती, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। अब आगे चलेंगे, आगे देखेंगे कौन सा प्रश्न है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। सिंधु नदी तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के उत्तर पश्चिम स्थित, ठीक है, चेमा इंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। यह एक अंतरराष्ट्रीय नदी जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है तथा भारत में 1514 किलोमीटर है। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो दोनों कथन की बात करेंगे, गलत दिया हुआ है, ठीक है। सिंधु एक अंतरराष्ट्रीय नदी है, बिल्कुल सही है। तिब्बत चीन के मानसरोवर झील के उत्तर पश्चिम से स्थित बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। कहां से निकलती है, तो बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। चेमा इंगडुंग क्या दिया हुआ, यहां से नहीं निकलती है, ठीक है। अभी लंबाई भी आई थिंक इसका गलत दिया हुआ, 2880 किलोमीटर, ये तो ठीक है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। कितनी है, 1114 किलोमीटर है, ठीक है। सिंधु जल समझौता की बात करेंगे, भारत और किसके बीच में सिंधु जल समझौता है, क्या बताएंगे, पाकिस्तान। कब हुआ था सिंधु जल समझौता, 1960 में। मध्यस्थता किसने की थी सिंधु जल समझौता में, भारत। है भारत क्यों मध्यस्थता करेगा भाई, मध्यस्थता कोई करेगा, न्यूट्रल पार्टी करता है कि, ठीक है, कौन करेगा, वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता की थी, ठीक है। भारत की तरफ से तो नेहरू जी थे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था डेट टाइम, ये नहीं बता पाएंगे आप लोग, अयूब खान, ठीक है। क्या था, नहीं, अयूब खान, ठीक है, कौन थे, अयूब खान थे, ठीक है। चलिए ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। अयूब खान ताशकंद में भी थे, ठीक है। अब आते हैं भुट्टो की बात करेंगे, शिमला से 1971 में थे, ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो। कारगिल के समय कौन थे, तो नवाज शरीफ थे, ठीक है। कश्मीर में गिलगिट के पास एक महाखंड का निर्माण करते हुए दक्षिणी पश्चिम की ओर मुड़कर पाकिस्तान में प्रवेश करती है तथा पंच नदियों का जल ग्रहण कर अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1907 में, ठीक है, 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता हुआ। चिमा इंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है, न कि सिंधु से। ठिंगू का क्या, बोखर, क्या नाम था इसका, बोखर चू ग्लेशियर, ठीक है। चलिए बात करेंगे, यहाँ पे बताइए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृत्रिम झील है, ठीक है, तो इसका नाम है कोडाई कनाल। कोडाई कनाल एक कृत्रिम झील है। कोडाई कनाल आपका शहर भी है, क्या है, कोडाई कनाल एक, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला जाता है, हिल स्टेशन भी है ना, कोडाई कनाल तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। कोडाई कनाल झील एक कृत्रिम मानव निर्मित झील है जो तमिलनाडु राज्य के डिंडीगुल जिले में स्थित है, ठीक है। इसे कोडाई झील के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस झील का निर्माण 1863 में मदुरई के तत्कालीन कलेक्टर हेनरी लेविंज के समय हुआ था। यहाँ पर, ठीक है, कुरंजी नामक पुष्पीय पौधा पाया जाता है जो सभी प्राकृतिक झीलें हैं, ठीक है, जो शेष सभी प्राकृतिक झीलें, ठीक है। मतलब ये कोडाई कनाल को छोड़कर कोलोरू, नैनीताल और रेणुका सबके सब क्या प्राकृतिक झील है। कोडाई कनाल की बात करेंगे तो एक कृत्रिम झील है। यहाँ पे कौन सा पौधा पाया जाता है, कुरंजी, ठीक है, कुरंजी। डिंडीगुल से मुझे एक प्रश्न याद आएगा, 1756 में आई थिंक यहाँ पे किसी व्यक्ति ने शस्त्रागार को स्थापित किया था। व्यक्ति का नाम क्या है, डिंडीगुल में स्थापित किया था, हैदर अली। हैदर अली, वेरी गुड, ठीक है। 1755 होगा सर। अच्छा 55 होगा, हम एक साल ज्यादा चले गए, नहीं 56-55 याद आ रहा है, ठीक है। डिंडीगुल में स्थापित हुआ था, ठीक है। भारत में रिफ्ट घाटी, भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन है, जो रिफ्ट वैली से, एक तो आपका नर्मदा बहती है, ताप्ती भी आई थिंक बहती है, ठीक है, नर्मदा ताप्ती, और बताइए कौन सा है, 4 और 6 तो हो माही गए। लिया क्या सर? माही दिया है इसमें ऑप्शन, माही कहाँ है इसमें, माही इसमें ऑप्शन नहीं है। दामोदर। दामोदर हो सकता है, ठीक है, देखते हैं कोई क्या लिया है इसका आंसर, ठीक है, बी लिया है, ठीक है। नर्मदा ताप्ती तो पाती, रिफ्ट वैली क्या होता है, मतलब इधर भी पहाड़, ठीक है, इधर भी पहाड़, ठीक है, बीच से क्या हो रही है, नदी गुजर रही है। बताइए कितना सुंदर दृश्य लगेगा, ठीक है। एक जगह है, मैं वहां पे कुछ दिन रहा हूँ, ठीक है, जगह का नाम है आपका, देखिए रहा हूँ, भूल गया, मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां से रिफ्ट वैली से गुजरती है, क्या नाम है जगह का नाम, भूल गया, ठीक है। सतपुरा पास में ही था वहां पे, ठीक है, जो भी हो, ठीक है। तो वहां से मतलब क्या होती है, नर्मदा और मतलब ताप्ती, नर्मदा नदी बीच से गुजरती है, दोनों पहाड़ी की बीच से, उसको रिफ्ट वैली कहते हैं। तीसरा कौन सा है,
तीसरा कौन सा है? दामोदर, ठीक है। दामोदर नदी क्या बिहार में बहती है? हाँ, पश्चिम बंगाल ना? पंचमढ़ी, ठीक है, ध्यान रखें, उस जगह का नाम पंचमढ़ी है, ठीक है, पंचमढ़ी, ठीक है, पंचमढ़ी। तो वहां पे ये रिफ्ट वैली दिखता है इसका, ठीक है, दो पहाड़ी के बीच से गुजरते पंचमढ़ी में, ठीक है, वही में तो क्या है। दामोदर हजारीबाग एवं रांची पठारों के मध्य से होकर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते हुगली में मिल जाती है, ठीक है। इस नदी को बंगाल का स्रोत कहते हैं। इसकी लंबाई की बात करें 592 किलोमीटर है। नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से निकलकर विंध्य एवं सतपुरा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी में बहते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है। अपने मुहाने पे एक ज्वारनद मुख बनाती है, ठीक है, ध्यान में रखना। ताप्ती नदी सतपुरा एवं अजंता पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यह सतपुरा से निकलकर नर्मदा के समांतर बहते हुए अरब सागर में अपना, ठीक है, ध्यान रखें, अपना जल गिराती है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है, ठीक है। लूनी के विषय में असत्य कथन का चयन करें। लूनी नदी का उद्गम लूनी नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम अरावली श्रेणी के स्थित नाग पहाड़ी से होता है। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर, यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। तो ध्यान में कि गलत की बात करेंगे तो 3 ही गलत है, क्योंकि माही की बात करें इसकी सहायक नदी कहां से होगी, ठीक है। बाकी सबके सब सही है आपका, ठीक है। लूनी नदी राजस्थान के अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिमी में अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से निकलकर 320 किलोमीटर की लंबाई में बहते हुए कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। सरस्वती, जवाई, सुखरी, लिहिरी एवं मिठिरी आदि लूनी की सहायक नदियां हैं। माही लूनी की सहायक नदी नहीं है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में, ठीक है, विध्वांचल से होता है। 553 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है। माही नदी को अपने उद्गम के बाद अपने उत्तर पश्चिम में बहते हुए अरावली के दक्षिण तक जाती है और फिर दक्षिण पश्चिम में मोड़ लेकर खंभात की खाड़ी तक जाती है। इस क्रम में ये 2 बार कर्क रेखा को मतलब क्या करती है, काट देती है, ठीक है। तो माही नदी 2 बार मतलब क्या करती है, कर्क रेखा को काटती है। निम्न में से कौन सा कावेरी की सहायक नदियों का समूह है, ठीक है। तो हेमावती, भवानी, अमरावती, ठीक है, और कंबनी, ये सबके सब किसकी सहायक नदी है, तो कावेरी की सहायक नदी है, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, सुनिएगा, हेमावती, भवानी, अमरावती, कबिनी की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे ये किसकी सहायक नदी है, तो कावेरी की सहायक नदी है, ठीक है। हेमावती, भवानी, ठीक है, अमरावती, कबिनी, अक्रामती, शिम्पा, स्वर्णवती आदि नदियां कावेरी की सहायक नदी है, ठीक है। कावेरी का उद्गम कर्नाटक स्थित मैसूर पठार के दक्षिण भाग में स्थित ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से होता है। कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बहते हुए कावेरी पत्तनम के निकट, कावेरी पट्टनम के निकट, ठीक है, ध्यान रखें, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराते हैं। कावेरी पट्टनम किस राज्य में पड़े, कावेरी पट्टनम तमिलनाडु में पड़ता है, कावेरी पट्टनम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कावेरी पट्टनम का एक पुराना नाम क्या है, फुहार, फुहार की फुहार, क्या ना, फुहार, ठीक है, कावेरी पट्टनम को ही बोलते हैं, हाँ, फुहार, ठीक है, जो कि चोल के समय काफी अधिक प्रसिद्ध था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कावेरी की लंबाई की बात करें 805 किलोमीटर है। इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। बंगई नदी तमिलनाडु में, ठीक है, वर्षा नद पहाड़ियों से निकलकर पाक की खाड़ी में मुहाना बनाती है, ठीक है। अरे यार क्यों माइक ये नहीं करना होता है ना, ठीक है। बंगई नदी की बात करें तमिलनाडु में, ठीक है, वर्षा नद पहाड़ी से निकलकर पाक की खाड़ी में मुहाना बनाती है। पेनाम नदी कर्नाटक के कोलार जिले में, ठीक है, नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलकर तमिलनाडु के क्षेत्र में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। देवावती नदी तुंगभद्रा की सहायक नदी जिसे हगरी भी कहा जाता है। तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कावेरी नदी का प्रवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। शिव समुद्रम की बात करेंगे तो शिव समुद्रम जलप्रपात इसी नदी पे स्थित है और इसकी हाइट कितनी शिव समुद्रम की, कावेरी पे है, ठीक है, 98 किलोमीटर है। शिव समुद्रम से प्रश्न और भी पूछा जाता है, जब भारत में वाटर इलेक्ट्रिसिटी की बात की, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई थी तो शिव समुद्रम पे ही बनाया गया था। पहले तो दार्जिलिंग जिला में ट्राई किया गया 1897 में, वो सक्सेस नहीं होता है। आई थिंक 1901 या 1902 में, ठीक है, यहीं पे तैयार किया गया। शिव समुद्रम कर्नाटक के पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले बनना शुरू हुआ, या तो लिखा हुआ है तो है, ठीक है। शिव समुद्रम जल विद्युत गिरी एशिया का पहला जल विद्युत गिरी है। इसकी स्थापना 1902 में हुई थी, ठीक है। और यहां से मतलब इलेक्ट्रिसिटी कहां पे सप्लाई होती थी पता है, केजीएफ में, कोलार गोल्ड फील्ड जो था वहां पे मतलब सप्लाई होती थी। केजीएफ को उस समय इतना सुंदर बनाया गया था, अब पूरी तरीके से इसको वेस्टर्नाइजेशन किया गया था। पूरी तरीके से आप देखोगे तो क्या होता है ना, सो पूरी तरीके से मतलब क्या था,
तो पूरी तरीके से उसका मतलब यूरोपीयकरण किया गया था, ठीक है। वहां पे 24/7 मतलब इलेक्ट्रिसिटी होती थी 1902 1903 में, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रिसिटी के लिए ही मतलब शिव समुद्र पे मतलब क्या किया गया था, ठीक है, यहाँ पे विद्युत गिरी बनाई गई थी, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे क्या है, हेंगेनल जलप्रपात भी कावेरी नदी पे ही आपको स्थित है, ठीक है। और इसकी जो हाइट की बात करेंगे, शिव समुद्रम पे जो ये जो आपका है जलप्रपात जो है शिव समुद्रम जलप्रपात जिसको कहते हैं, उसकी हाइट 98 मीटर है। हालांकि भारत में बराही नदी पे एक जलप्रपात है, उसका नाम क्या है, बराही नदी पे इसका नाम है कुंचिकल, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, कुंचिकल। आई थिंक ये सबसे बड़ी है ना कुंचिकल हाइट में, मतलब इसकी 455 है। हाँ कुंचिकल है। एक और भी कौन है, एक और दूसरे नंबर पे एक कुंचिकल है, एक और भी कुछ है, ठीक है, भूल रहा हूँ क्या। हाँ जोग गढ़सोपा, जिसको महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है। हाइट है 255 है इनका हाइट, जो गढ़सोपा का। इसका 255 है, नहीं यार, कुंचिकल की बात करेंगे 400 कितना है, 455। 455, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अभी हमने इसको इतना किया है। और मेरा ना ब्लूटूथ थोड़ा डाउन हो गया, ये क्लास आपकी आज कंटिन्यू होगी, इसको खत्म करेंगे। आप लोग मुश्किल से 15 मिनट का मुझे समय दीजिए, ठीक है। 15 मिनट में जस्ट एक इंस्टेंट चाय बनाकर पीता हूँ और फिर जस्ट आप लोग के साथ जुड़ता हूँ, 35 नंबर से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक ब्लूटूथ भी चार्ज हो गया, रात में लगाना भूल गया था, तो बीच में क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो दिक्कत होगा, ठीक है। 15 मिनट में आप लोग के साथ जुड़ रहा हूँ, ठीक है।